ज्योमेट्रिकल के अंदर सबसे सिंपलेस्ट जो बात अपन ने कही थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं, तो हमने उसमें डिस्कशन में लिया था कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे उसमें एक तो कार्बन डबल बॉन्ड डबल की अपन ने डिस्कशन की थी, सी डबल बॉन्ड सी। दूसरी कैटेगरी होती है, इसको बोलते हैं सी डबल बॉन्ड एन, और थर्ड कैटेगरी जो होती है वो एन डबल बॉन्ड एन। यानी कि इनके बीच में जो आइसोमेरिज्म होगा उनको अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलेंगे। तो देयर विल बी 3 बेसिक पार्ट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इसमें से जो एल्कीन है इसकी 2 कैटेगरी होगी कंडीशन बेस्ड, जैसा कि प्रीवियस में अपन ने कहा था वीडियो के अंदर, सिस और ट्रांस। सिस ट्रांस हो गया, और दूसरा आपके पास में जो अभी अपन डिस्कस करेंगे दैट इज EZ। ओके, EZ, ये 2 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, सिस ट्रांस एंड EZ। और इसमें जो होंगे ये दोनों जो कैटेगरीज होगी, इसमें उन आइसोमर को अपन बोलेंगे सिन एंटी आइसोमर। क्या बोलेंगे इसको? सिन एंटी आइसोमर्स बोलेंगे स्टूडेंट। तो एक तो हो गया आपका सिन एंटी आइसोमर्स, और इसमें 2 कैटेगरी। फिर हमने इसमें डिस्कशन के अंदर ये पॉइंट कहा था कि जो सिस ट्रांस कब होगा, तो सिस ट्रांस में 2 कंडीशंस अपन ने बताई थी कि सी डबल बॉन्ड सी, जिस पे मिनिमम 2 प्लेन के एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेम होने चाहिए, तो ये सिस हो जाएगा। और जैसे इसको किसी, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल्स होते हैं। गुड मॉर्निंग। रेस्ट्रिक्टेड और डबल बॉन्ड्स जो होते हैं बच्चों वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल आइसोमर्स होते हैं। तो इसमें एक को 180 पे, तो 180 पे होती है वो सिस का ट्रांस बन जाएगा। नंबर 1 कंडीशन ये थी उसमें। सेकंड कंडीशन जो हमें याद रखनी है वो है सी डबल बॉन्ड सी, और उस केस में कोई भी जो एक प्लेन सेम होना, दूसरा प्लेन अगर डिफरेंट हो भी, सेम हो तो ठीक है, नहीं तो वो डिफरेंट भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए तो ये बी और डी भी अगर हो जाता है तो हम सेम वाले प्लेन को देख लेंगे। ये सेकंड कंडीशन डिस्कस की थी। और थर्ड कंडीशन जो थी इसके अंदर, वो कोई साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, और साइक्लिक कंपाउंड के अंदर हमेशा आप अबव प्लेन और बिलो प्लेन देखेंगे, और इसमें हमेशा आप एडजेसेंट कार्बन, जो थर्ड है वो साइक्लोप्रोपेन रहेगा, और इसमें कोई भी 2 एडजेसेंट कार्बन के सेम प्लेन, अबव प्लेन और बिलो प्लेन। जैसे ये आप इसमें देखेंगे, जैसे मान लो मैंने ए लिख दिया, तो ये तो कार्बन आउट हो गया, अभी ये इसमें आइसोमर में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इनको ए लिख दिया और यहाँ पे बी और बी एटम्स ग्रुप है, तो ये अभी ये देखो अबव प्लेन वाले सेम है, बिलो प्लेन वाले सेम है, तो इसको 180 पे रोटेट कराएंगे तो सिस ट्रांस बन सकते हैं। तो ये बच्चों आपकी सिस ट्रांस की जो कैटेगरी है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये तो था हाउ कैन आइडेंटिफाई। तो सिस ट्रांस में सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है वो है साइक्लो वाला, इसका ध्यान रखना है, ये सबसे टिपिकल एग्जांपल्स में आता है। ठीक है, तो ये सिस ट्रांस की ओवरऑल कंडीशंस हो गई। फिर हमने EZ कब अप्लाई करना है, तो EZ की अपन ने फुल फॉर्म जो इसके अंदर बताई थी वो उसमें आ जाएगी आपकी इंटेजिजेन। ठीक है, इंटेजिजेन का मतलब क्या था? अपोजाइट, और अपोजाइट जो होगा वो ट्रांस की जगह रिप्लेस होगा। कब होगा वो कंडीशन आगे लिख देंगे। और दूसरा होता है Z का मतलब यहाँ पे होता है जॉसमान। ठीक है, लैटिन टर्म से, और जॉसमान का मतलब होता है टुगेदर। जॉसमान मीन्स टुगेदर, और टुगेदर का आगे फॉर्म आ जाएगा बच्चों सिस। ठीक है, सिस फॉर्म। अब ये कब होगा? सिस ट्रांस और EZ में क्या डिफरेंस? तो सिस ट्रांस जो आपका अप्लाई होता है, सिस ट्रांस वाला, वो तो होगा जब सी डबल बॉन्ड सी ओपन चेन के अंदर आपका कोई भी एक दोनों कार्बन का जो ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स जो होंगे वो आपके कैसे होने चाहिए? सेम होने। इसमें क्या होगा? ऑल 4 विल डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सी डबल बॉन्ड सी पे अगर हमारे ऑल 4 एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर डिफरेंट हो जाता है, तो इसमें ए के बाद में आपका इसमें दूसरा कोई एटम को बी मान लीजिए, डी और ई, जिसमें हमने कहा ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू डी इज नॉट इक्वल्स टू ई। सी नहीं लिया क्योंकि सी ऑलरेडी कार्बन है, तो इसीलिए ये, तो इसमें ये कंडीशन, इसमें क्या हो रहा है? A इक्वल्स टू ए, और इसमें B इक्वल्स टू बी, इसमें A इक्वल्स टू ए, कोई भी दूसरा अगर कंडीशन नॉट इक्वल नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट 1 एटम आपका सेम होना चाहिए। तो ये कुछ कंपलसरी कंडीशंस होती ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कि आप कब शो कर सकते हैं। सिन एंटी के अंदर रूल्स जो होंगे वो EZ वाले ही लगेंगे, और EZ को डिसाइड करने के लिए हम जो रूल इसमें डिस्कस करेंगे अभी, उसमें आपका आएगा सिप सिस्टम रूल, है ना, या सिप रूल।
सिप में 3 साइंटिस्ट होते हैं, CIP रूल्स बोलते हैं इनको, और CIP रूल्स होंगे उसमें एक तो आपका हो जाएगा कोहन, दूसरा हो जाएगा इंगोल्ड, और थर्ड वन हो जाएगा जिसको अपन बोलेंगे प्रेलॉग। तो कोहन, इंगोल्ड, प्रेलॉग रूल, CIP सिस्टम्स बोलेंगे, जो प्रायोरिटी रूल होते हैं सिर्फ। अच्छा, EZ से याद रखने का बेनिफिट ये होगा कि आपका RS नॉमिनिक्लेचर में भी ये वाला काम आ जाएगा, तो ये आपके पास में, और सिन एंटी का भी EZ जो रूल CIP रूल इसमें भी, और ये भी जो सिन एंटी भी अपन डिसाइड करेंगे CIP रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 1 डैश ही, इसमें कार्बन पे 2 वैलेंसी है तो वो एटम डिफरेंट होंगे तो सी है। तो यही रूल जो EZ के रूल है वो सब में काम आ जाएंगे। तो ये आपका एक ज्योमेट्रिकल का जो है वो फीचर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है स्टूडेंट्स इसके अंदर, ठीक है। दीज आर दी पॉसिबल आइसोमर्स। ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में सिस ट्रांस हो गया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो उसमें देख लीजिए, और इसे जस्ट प्रीवियस नंबर लेक्चर। और EZ का हमने एक रूल बताया था, लेकिन आज हम वापस इसको विद ऑल रूल के साथ में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एक जगह आपका पूरा रिकैप हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें बात कर रहा हूं बच्चों, लिखिए वापस से EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यस, तो अपन EZ पे थोड़ी सी वापस डिस्कशन कर लेते हैं। EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यस, GOC के अंदर कंटिन्यू। EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? यस, तो इसमें EZ में देखिए बच्चों, तो अपन EZ का फुल फॉर्म आपको बता दिया, इंटेजिजेन एंड जोशमान। अब और ये कब अप्लाई होंगे? जब एक ही कार्बन पे ऑल 4 विल बी डिफरेंट, है ना। तो सारे आपके जो, इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपके लिए इजी रहता है एग्जाम में आइडेंटिफाई करना, ताकि प्रायोरिटी ऑर्डर आपको आराम से इसमें सेलेक्ट हो जाता है। इसीलिए A, B, D, E, है ना, ये कंडीशन है। अब अपन रूल डिस्कस कर लेंगे, और एटम या ग्रुप ऑफ एटम कहलाएंगे ABDE, ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स कहलाएंगे, और ये ऑल 4 डिफरेंट होने चाहिए। ऑल 4 आपके इसमें बच्चों डिफरेंट होने चाहिए। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले रूल से चलते हैं। तो इसको अपन कौन से रूल लगाएंगे? तो प्रायोरिटी रूल्स होंगे, जिसको अपन बोलेंगे कोहन, इंगोल्ड, प्रेलॉग, कोहन, इंगोल्ड, प्रेलॉग रूल। ये अपन रूल इसमें काम में लेंगे, कोहन, इंगोल्ड, प्रेलॉग रूल, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सिप रूल, CIP, सिप सिस्टम कह सकते हैं, सिप रूल, जो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए यूज होता है। ये 3 साइंटिस्ट पे बेस्ड है। अब देखिए रूल में पहले रूल लिख देते हैं, या एग्जांपल वाइज चल लीजिए। नंबर 1, रूल नंबर 1, EZ को डिटरमाइन करना है। तो EZ में क्या करता है, मैंने कहा था EZ कैसे शो करेंगे अपन, कि एक ही कार्बन के जो सेंटर कार्बन उस पे जो अटैच्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम है उसका एटॉमिक नंबर, या सिप सिस्टम में जो भी रूल होंगे उस रूल को मान लीजिए एक ही ज्यादा प्रायोरिटी आ गई, है ना। और इसी तरह से DE में भी मान लो D की क्यों आई प्रायोरिटी, वो अपन एग्जांपल में लेंगे अभी। ये अगर हायर प्रायोरिटी दोनों एक ही साइड में होती है तो ये टुगेदर हो गया, तो इसको क्या बोलोगे? Z फॉर्म। क्या बोलेंगे? Z फॉर्म। तो हायर प्रायोरिटी एक साइड में होती है तो उसको Z बोलेंगे। और इसी तरह से अगर अपन इसको अपोजिट में सपोज रूल के अकॉर्डिंग मान लीजिए A, B, D, E, ये आपके पास में सेंटर कार्बन से। अब सपोज इसमें तो आपकी A प्रायोरिटी हायर रही, लेकिन इस बार E जो है वो हायर प्रायर हो गया रूल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में अपोजिट जो प्रायोरिटी आ जाती है तो इसको बोलते हैं इंटेजिजेन या E, ठीक है, ये E कहलाएगा। तो ये सेम प्रायोरिटी वाला हमेशा Z कहलाएगा, और डिफरेंट प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी अगर हायर प्रायोरिटी एक इधर है और एक उधर है तो वो अपोजिट हो गई, तो उसको इंटेजिजेंट बोलते हैं। अब किस रूल के बेसिस पे होगा तो वो देखिए, रूल नंबर 1, ये रूल पक्का याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जो GOC में RS नॉमिनिक्लेचर जिसका क्वेश्चन आता ही आता बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, तो RS नॉमिनिक्लेचर में भी यही रूल काम आएंगे, इन एंटी सिन एंटी में भी यही रूल काम आएंगे। EZ तो 3 टाइम्स रूल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद कर लिए। फर्स्ट रूल है, फर्स्ट पहले प्रायोरिटी जो आपको देनी है वो है हायर एटॉमिक नंबर। क्या देना है? तो फर्स्ट रूल इसमें है आपको हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को प्रायोरिटी देनी है। हायर एटॉमिक नंबर जो C डबल बॉन्ड C से, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल में बच्चों हायर प्रायोरिटी में सपोज आपको अगर इस तरह का कोई एग्जांपल दे रखा है C, ठीक है, ये डबल, अब यहां पे मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है
Cl और ये आपका Br आ गया। यहां पे आपने ले लिया बच्चों फ्लोरीन और यहां पे आपने ले लिया आयोडीन। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर यस कौन सा होगा बताइए, ई या जेड होगा, जल्दी सोच के बताना है इनबॉक्स में। तो आप देखो इसमें ब्रोमो एटॉमिक नंबर क्लोरीन कितना होता है 17, ब्रोमो का एटॉमिक नंबर 35, फ्लोरीन का 9, आयोडीन का 53। आयोडीन का गुड मॉर्निंग बच्चों, हेलो हेलो यस। तो आप देखिए बच्चों, तो ये 17, 35, 9 और 53 हो गया। तो आप देखो इसमें किस तरह से अपन रूल अप्लाई करेंगे, तो हायर एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देनी है। तो हायर एटॉमिक नंबर में बच्चों ये आपका हो जाएगा ब्रोमो और इसमें हो जाएगा आयोडो। ठीक है, तो देखो दोनों कैसे आगे टुगेदर आगे हायर प्रायोरिटी, तो टुगेदर इस साइड में हो या इस साइड में, ये दोनों मैच करने हैं, तो ये आपका कौन सा बनेगा जेड। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आपकी जेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स जेड। ओके, अब ग्रुप ऑफ एटम एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हाँ हेलो यस जेड। अब ग्रुप ऑफ एटम इसमें लेते तो सी डबल बॉन्ड सी। यस डियर स्टूडेंट, तो इसमें देखिए जैसे मान लो आपने OH फंक्शनल ग्रुप प्लेस कर दिया और इस पे मान लो मरकैप्टो ग्रुप लग गया और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन आ गई और इस पे आपने ब्रोमो प्लेस कर दिया। यस डियर स्टूडेंट, अब देखिए ई होगा या जेड, देखिए बच्चों। तो अब देखो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर ग्रुप ऑफ एटम आता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें देखो इसके कांटेक्ट में जो है वो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखना है। इसमें ब्रोमो ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसमें सल्फर का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन 1, ये एटॉमिक नंबर प्लेस कर दिया। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, हायर एटॉमिक नंबर। फर्स्ट रूल में क्या होगा बच्चों, हायर एटॉमिक नंबर प्लेस करेंगे उसके अंदर। हाँ बच्चों, तो इसमें देखिए 35 जो होगा वो प्रायोरिटी पे आ जाएगा क्योंकि मोर देन हायर है, और इधर आपका सल्फर हायर है तो ये आपका प्रायोरिटी। तो देखो दोनों प्रायोरिटी जो हायर प्रायोरिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट चली गई है, और अपोजिट का अपन क्या लिखते हैं ई, क्योंकि ई क्या होता है बच्चों इंटेलिजेंट, इसीलिए इसका जो आंसर आपका राइट होगा वो ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ई प्लेस करें इस तरह से, और आगे IUPAC नाम होगा। ऑप्शन जब भी आएगा बच्चों तो उसमें आगे IUPAC नाम होगा। तो आपको सिर्फ इज आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ में IUPAC भी आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दो ऑप्शन आपको ई के मिलेंगे, दो ऑप्शन आपको जेड के मिलेंगे बच्चों, दोनों दो ऑप्शंस मिलेंगे, और फाइनली उसमें वो ऑप्शन राइट होगा जिसमें ई विद जेड विद करेक्ट IUPAC या जेड विद करेक्ट IUPAC। ठीक है, तो आपका IUPAC नाम भी आगे लिखा होगा हाइफन के अंदर, तो आपको परफेक्टली बच्चों उसके अंदर डिटरमाइंस करता है। ठीक है, ओके हाँ ओके बच्चों, तो ये आपके पास में रूल नंबर 1 के अंदर आ जाएगा। अब आते हैं रूल नंबर 2, इसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं। रूल नंबर 2 मैं इस साइड में लिख रहा हूं। तो रूल नंबर 2 क्या होता है शिप सिस्टम्स का, क्योंकि कई बार एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर सेम किस में होता है बच्चों, आइसोटोप्स में। तो यहां पे लिखो सेकंड रूल कहलाएगा, इफ isotopes is present, अगर इस स्टोरी में आइसोटोप आ जाए तो उस केस में क्या करना है, देन हायर मास विल कंसीडर, देन लिख दीजिए इसमें, देन हायर मास विल कंसीडर। तो बच्चों उसके अंदर हायर मास को कंसीडर करेंगे। ठीक है, हायर मास विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जांपल देता हूं। जैसे हाइड्रोजन के बच्चों हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इसी तरह से ऑक्सीजन के आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इन सब के एटॉमिक नंबर 111 रहेंगे, और इनके एटॉमिक नंबर कितने आ जाएंगे बच्चों 888। ये तो हो गया सेम एटॉमिक नंबर। अब आपको मिलेगा डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इसमें 1 2 3 इसमें आएगा 16 17 18। ये इस तरह के अगर आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो उस केस में हम EZ को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब एग्जांपल देखिए, तो जैसे एटॉमिक नंबर पे अपन प्रायोरिटी के लिए हायर एटॉमिक नंबर देखते हैं, वैसे के वैसे आपको आइसोटोप्स के अंदर हायर एटॉमिक मास देखना है। एग्जांपल के तौर पे देखिए बच्चों कैसे होगा, तो ये आपके पास में C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और इसके ऊपर आपने अलग अलग डिफरेंट, जैसे स्टूडेंट्स अब प्रायोरिटी में वही तरीका होता है, एक ही कार्बन के दोनों, जैसे इस पे 2 OH आपने लगा दी,
ठीक है, 2 OH लगा दे, लेकिन दोनों OH में ये हाईलाइट कर दिया गया कि ऑक्सीजन जो है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो 16 एटॉमिक मास वाली है और इसमें जो ऑक्सीजन है वो 18 एटॉमिक मास वाली है। वो मार्क करके दे दिया आपको उसमें। और इधर आपके पास में हाइड्रोजन दे दिया और हाइड्रोजन के साथ में ड्यूटेरियम दे दिया, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम इसमें भी मार्क कर दिया। और हाइड्रोजन में तो अलग अलग सिंबल है तो आपको पता लग जाता है। तो इसमें एटॉमिक मास 1 है और ड्यूटेरियम में आपका जो एटॉमिक मास कितना होता है 2। ये एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास है, ये ध्यान रखना। तो इसमें मास हाईलाइट कर, अब देखो तो हायर मास वाले को प्रायोरिटी देनी है। तो हायर मास किसका है इसमें, ऑक्सीजन 18, इसमें हायर मास किसका है ड्यूटेरियम, ठीक है। तो कौन सा आया ई, तो इसीलिए इसमें ये वाला आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ई बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर के बाद सेकेंड रूल जो होता है कि विच एटम गेट मोर प्रायर, तो उसके अंदर आपको अगर आइसोटोप, क्योंकि आइसोटोप की डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि those elements which are having same at those elements which are having same atomic number but different atomic mass are known as isotopes। और आइसोटोप EZ के अंदर एटो हायर मास वाला हायर प्रायोरिटी शो करेगा जैसे हायर। इसीलिए जब आप रूल अप्लाई करें तो इसी सीक्वेंस में रूल अप्लाई करना है, ये सीक्वेंस रूल्स कहलाते हैं, शिफ्ट सिस्टम सीक्वेंस रूल है ना। तो इसमें सबसे पहले अगर ये रूल लगता है तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर, ये नहीं लगता है तो फिर आप सेकंड रूल लगाएंगे जिसको अपन बोलेंगे आइसोटोप। अब मैं आता हूं बच्चों थर्ड। टोटल हमारे पास 4 रूल है और इस 4 रूल के बेसिस पे अपन जो है वो कोई भी EZ को जो है वो डेजिग्नेट कर सकते हैं। यस, नाउ कम्स टू रूल नंबर 3। रूल 1 यहां से रिमूव कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब रूल नंबर 3 और 4, तो 2 रूल हमारे पास और रहेंगे जिसमें रूल नंबर 3 एंड 4 आएंगे। ये किस तरह से होंगे EZ के अंदर, तो वो देखिए इसमें। नाउ कम्स टू रूल नंबर 3। स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 है इफ सेम एटॉमिक नंबर, जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड एटम है उसका एटॉमिक नंबर सेम है बट नॉट आइसोटोप, क्योंकि सेकंड रूल आइसोटोप, लेकिन वो आइसोटोप भी नहीं बट नॉट आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स नहीं है तो फिर एटॉमिक मास भी सेम हो गया, तो रूल 2 भी खत्म हो गया, ठीक है। देन अब क्या देखेंगे, देन सी, देन कंसीडर सम ऑफ, देन कंसीडर सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट ऑल एलिमेंट। उसके आगे वाले जितने भी एलिमेंट जो उससे अटैच्ड है, नेक्स्ट ऑल एलिमेंट, उनके एटम का एटॉमिक नंबर का सम कर देंगे। तो यहां पे सम ऑफ एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो एग्जांपल देखिए, ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक नंबर्स देखेंगे। अब एक एग्जांपल देखिए बच्चों किस तरह से होगा। तो देखो रूल 3 में जैसे सपोज आपको इस तरह का कोई एग्जांपल दे दिया जाता है, यहां दिख जाएगा बच्चों, कैन यू सी हियर, ठीक है। नहीं तो इसका एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, इस साइड में, यहां पे देखिए एग्जांपल। तो एग्जांपल के अंदर जैसे आपको दे रखा C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये आपके कंडीशन हो गई। और कंडीशन के ऊपर अपन प्लेस कर देते हैं एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स। और उसमें सपोज आपका स्टूडेंट्स इस पे OH ग्रुप है, इस पे आपका क्लोरो ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास में CH3 आ गया और इस ग्रुप पे आपका C2H5 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए, अब ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाला कार्बन है, फर्स्ट फ्रंट पे जो कार्बन है या अबाउ जो कार्बन है, इसमें तो फर्स्ट रूल लग रहा है क्योंकि फर्स्ट रूल पे इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, तो हायर एटॉमिक नंबर। तो जिसमें रूल सीक्वेंस रूल का मतलब ये सारे सीक्वेंस रूल कहलाते हैं कि आपको सीक्वेंस से फॉलो करना। अगर फर्स्ट लग रहा तो पहले फर्स्ट अप्लाई करिए। तो ये आपका पहले 17 हो गया। अब डाउन वाले में प्रॉब्लम आ गई, देखो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 है और इधर भी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, और फिर वो आइसोटोप भी नहीं है। तो आइसोटोप नहीं होने का मतलब दोनों कार्बन का मास भी कितना है 12 है, तो सेकंड रूल नहीं लगेगा। ऐसे केस में क्या करना बच्चों, अपन को नेक्स्ट जो उस कार्बन से जो नेक्स्ट जितने एटम्स जुड़े हुए हैं एलिमेंट, उन सब का क्या लेना है, एटॉमिक नंबर का सम लेना है। अब देखो इसको ध्यान से देखिए, सम कैसे निकालेंगे, तो वो देखो इसका सम निकालने का तरीका, गुड मॉर्निंग बच्चों, सम निकालने का जो तरीका है बच्चों वो इस तरह से होगा। जैसे देखो यहां से अपन इमेजिन कर लें ये डबल बॉन्ड, तो ये आपका देखो बच्चों इस रूल के लिए है ना,
इसके लिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद क्या आ गया आपका C। अब इस C से देखो क्या जुड़ा हुआ CH3 और यहां पे क्या लिखा हुआ C2H5, ठीक है, ये डाउन कार्बन। अब देखो आगे वाले बॉन्ड को अपन स्प्रेड कर देंगे ताकि ये पता लग जाए कौन किसके कांटेक्ट में है, ठीक है। तो आप देखो इसको स्प्रेड करके जब लिखेंगे तो ये आपका डबल बॉन्ड, ये C। अब इस C से जो CH3 है, ठीक है, इस पे 3 हाइड्रोजन इसके कांटेक्ट में है, ठीक है, और डाउन वाले में क्या C2H5। तो C2H5 को कैसे लिखते हैं, C2H5 को अपन कैसे लिख सकते हैं CH2CH3, ये ऐसे अटैच्ड है, ठीक है, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है CH2CH3। तो देखो इसमें अपन ने ये जो कांटेक्ट किया है इसमें C और C पे 2 तो आपकी है हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन हो गई, फिर एक चूंकि आगे कार्बन कांटेक्ट में है तो ये नेक्स्ट कार्बन हो गया, और उस कार्बन पे वापस आपका 3 हाइड्रोजन है। तो ये आपका पूरा जो ये ग्रुप है वो इस तरह से स्प्रेड हो गया। अब अपन को क्या देखना, तो रूल कहां पे फेलियर गया अपना इसमें कि सेम एटॉमिक नंबर हो गया। तो डबल बॉन्ड के कांटेक्ट में, यानी कि डबल बॉन्ड के कांटेक्ट में जो आया वो 6 वाले, तो ये रहे डबल बॉन्ड के कांटेक्ट में आने वाले 6, ठीक है। तो ये रूल आपका यहाँ पे सेम हो गया। तो अब इस केस में क्या करना है, अगर सेम एटॉमिक नंबर हो जाए तो, अगर हमारे पास में सेम एटॉमिक नंबर हो जाता है तो उस केस में अपन को क्या करना, तो वो क्या करें कि अगर फर्स्ट जो डबल बॉन्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं और वो दोनों एटम आइसोटोप भी नहीं है, यानी कि इन दोनों का मास भी सेम हो गया, तो आपका सेकंड रूल भी चला गया। तो वो कह रहा है कि इसके जस्ट आगे जो कार्बन सेम हुआ है, जिस कार्बन पे एवरीथिंग इज सेम हो गया, तो उसके अंदर आपका नेक्स्ट एटम, तो हाइड्रोजन कितना 1 1 1, ये 3 एटॉमिक नंबर हो गए, इसका सम कर दीजिए कितना आएगा 3 सम आएगा एटॉमिक, जो जस्ट नेक्स्ट वाले होते हैं उनका। अब इसमें ध्यान रखना है, देखो कार्बन 1 नेक्स्ट डायरेक्ट कांटेक्ट वाले कार्बन 1 है, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में कार्बन 6 है, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना, ये नेक्स्ट का नेक्स्ट है, ये कंसीडर नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट में इस कार्बन के कांटेक्ट में आने वाले का जो ये जो सम आ रहा है वो 3 आएगा, और इस कार्बन के लिए ये वाला जो सम आ रहा है वो 1 + 6 + 1 कितना आएगा 8, है ना 8। तो इसमें कितना आया 3 एटॉमिक नंबर, इसमें कितना आया टोटल 8। तो जो भी एटम का हायर सम आएगा, तरीका वही है जैसे अपन फर्स्ट रूल में करते हैं। तो इसमें बच्चों जिस एटम का भी हायर आपका ग्रुप सम आएगा एटम का, तो हायर सम विल बी कंसीडर गेट प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसमें कंसीडर क्या करना है, हायर सम ऑफ एटॉमिक नंबर, तो हायर सम आपको कंसीडर करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें एटॉमिक नंबर का हायर सम कंसीडर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हायर सम कंसीडर, तो इसमें हमने इसीलिए बल्कि ग्रुप, और ट्रिक ये है छोटी सी, वैसे तो करके देखना चाहिए लेकिन फिर भी ट्रिक है कि जो जितना बल्कि ग्रुप होगा ब्रांच्ड फॉर्म में, ठीक है, तो वो उतना ही ज्यादा प्रायोरिटी शो करेगा क्योंकि उसका सम हमेशा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसका टोटल सम हमारे पास में कितना आया 3, इसका सम कितना आया 8, ठीक है, इस तरह से निकालना है, और ये आपका प्रायोरिटी में ये आ जाएगा। तो देखो दोनों सिंबल को ध्यान से देखो, हायर प्रायोरिटी एक ही साइड में आ गई, इसीलिए हमारा ये गिवन स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स Z। तो इसमें हम Z कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा Z कंसीडर हो, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, तो ये आपका Z कंसीडर, वेरी गुड, Z कंसीडर हो जाएगा, ठीक है, यस। तो ये EZ का थर्ड रूल कंप्लीट हो गया। अब आपने एक चीज ध्यान दी हो बच्चों, एक रूल और बनेगा, कैसे कि इसमें आपने नेक्स्ट सम की बात जो कही, तो उसमें सारे जो कांटेक्ट में आ रहे थे वो सिंगल बॉन्डेड थे, कैसे थे, लेकिन कई बार मल्टी बॉन्ड भी तो हो सकता है, जैसे C∧N आ गया या C∬O आ गया, जैसे यहाँ पे C∬O से, तो उस केस में कैसे करेंगे, तो अगर मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट है तो सम कैसे किया जाएगा, जैसे ये तो सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्ड में सीधा ईच एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर कंसीडर करते हैं और उसका आपका सम ये आ जाता है, ठीक है। अब हम जो इसके अंदर बात करेंगे वो रूल नंबर 4 कि अगर मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस केस में कैसे कंसीडर करना है। तो लिखिए रूल नंबर 4, ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, यस टेक द स्क्रीनशॉट, ओके हो गया तो इनबॉक्स में यस कर दीजिए। फिर अपन लास्ट रूल नंबर 4 पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे फिर अपन कोई भी EZ का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, यस ओके। तो अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, रूल नंबर 4, तो सीक्वेंस रूल, इसको बोलते हैं CIP कॉन इंगोल्ड प्रेलॉग सीक्वेंस रूल।
और इसमें ये मोस्टली EZ आइडेंटिफिकेशन ज्योमेट्रिकल में और आगे ऑप्टिकल में अपन देखेंगे तो RS नॉमेनक्लेचर में भी यूज होते हैं और C90 में भी इनका रोल है। तो देखिए बच्चों इसके अंदर नेक्स्ट जो बात इसके अंदर अपन कर रहे हैं दैट इज रूल नंबर 4। तो अब अपन इसमें रूल नंबर 4 कंसीडर करते हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है बच्चों, if same atomic number but not isotopes, isotopes नहीं है, while attached elements have मल्टी बॉन्ड। अब एक प्रॉब्लम, मल्टी बॉन्ड अगर आ गया तो उस केस में कैसे होगा? तो मल्टी बॉन्ड हमने अभी जो प्रीवियस 3 में किया था वहां सिंगल बॉन्डेड थे और यहां पे आ जाएगा बच्चों मल्टी बॉन्ड्स। मल्टी बॉन्ड हो तो कैसे करना है, ठीक है? तो इसमें स्टार बना के लिख दीजिए, रिपीट दैट एलिमेंट जो मल्टी बॉन्ड से अटैच, रिपीट दैट elements equivalent to number of bond equivalent to, अभी एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, equivalent to number of bond and then take sum of atomic number। तो रूल 3 की तरह ही करना सम तो, लेकिन उससे पहले उस एलिमेंट को उतनी बार रिपीट कर दीजिए जितनी बार मल्टी बॉन्ड, जैसे मल्टी बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड है तो 2 बार रिपीट होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 टाइम्स। अभी एग्जांपल से समझिए इस रूल को, ये रूल कैसे अप्लाई करें। तो इस रूल को अप्लाई करने का सुटेबल एग्जांपल देखिए। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सही तो रूल हो गया पूरा, ठीक है? अब इस रूल का एग्जांपल देखिए। यस स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास में C डबल बॉन्ड C, ठीक है? ये आपका ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब इस पे अपन ग्रुप लगा देते हैं, ठीक? इस ग्रुप में आपने बच्चों प्लेस किया, यहां पे सपोज आपने फ्लोरो लगा दिया और यहां पे मरकेप्टो ग्रुप आ गया, फ्लोरो एंड मरकेप्टो। इस साइड में बच्चों आपने COCl और COOH लगा दिया, COCl एंड COOH। तो आपको पता COCl और COH में मल्टी बॉन्ड, अभी स्ट्रक्चर से देखेंगे अपन। तो फर्स्ट इस कार्बन के ऊपर तो फर्स्ट रूल लग रहा है एटॉमिक नंबर वाला, क्योंकि यहां पे वो प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। तो सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना 9, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 16, ठीक है? और ये आपका आंसर हो गया सल्फर कंटेनिंग 16, ठीक है? तो ये 16 तो आपका हायर प्रायोरिटी मरकेप्टो होगी। अब डाउन वाले में प्रॉब्लम है, डाउन वाले क्या प्रॉब्लम आ रही है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में तो कार्बन ही होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना कितना आ रहा है 6, तो ये सेम हो गया, तो सेम एटॉमिक नंबर आ गया। फिर वो कह रहे हैं कि नॉट आइसोटोप, इसका मतलब इनका दोनों का एटॉमिक मास भी 12 है, तो नॉट आइसोटोप। थर्ड कंडीशन है आइसोटोप ही नहीं है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हाइल अटैच्ड एलिमेंट, मतलब अब जो इसके कांटेक्ट में एलिमेंट्स है वो मल्टी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, जैसे CH3C2H5 का। मल्टी बॉन्ड से क्या मतलब, तो देखो मैं बताता हूं आपको, साइड में स्ट्रक्चर देखिए, जैसे इस इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो यहां से अपन इसको ड्रॉ कर देते हैं वापस। तो ये तो हो गया आपका डबल बॉन्ड और इसका सेंटर हो गया ये C, ठीक है? अब इस पे कौन कौन ग्रुप अटैच्ड है, एक पे आपका एक साइड में अटैच्ड है COCl और दूसरी साइड में आपका अटैच्ड है CO। अब इसको देखो बॉन्ड की फॉर्म में जब ओपन प्लेस में लिखेंगे ना, तो बॉन्ड की फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड C। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये जो COCl है इसको कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड O Cl, ये आएगा स्ट्रक्चर इसका C डबल बॉन्ड। दूसरा वाला जो होगा ये डाउन में, ये क्या आएगा, एसिड है, तो डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O और OH। तो देखो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म होगा, ठीक है? स्ट्रक्चर फॉर्म, इसको थोड़ा सा इधर लिख दीजिए, कंपेयर करने में इजी रहेगा। देखो ये, ठीक है? अब देखो ध्यान से, तो अपना रूल कहां फेलियर गया इसके अंदर कि यहां पे एटॉमिक नंबर सेम हो गया, यहां पे एटॉमिक मास भी सेम हो गया। तो इस एलिमेंट के बाद में क्या करेंगे, तो वही तरीका तो वही है,
कि जो आपने रूल 3 के अंदर किया था कि नेक्स्ट जो भी एलिमेंट होंगे उसके कांटेक्ट में उनका सम लेंगे, लेकिन सम में प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ डबल बॉन्ड अटैच्ड है। कैसे है? मल्टी बॉन्ड। मल्टी बॉन्ड का मतलब होता है कि वो जो कमिंग एलिमेंट्स है वो या तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कभी साइनाइड भी आ सकता है, तो ये ऐसे। तो मल्टी बॉन्ड में रूल ये होता है कि जो एलिमेंट उस मल्टी बॉन्ड्स में है उसको उतनी बार रिपीट कर लो जितनी बार बॉन्ड है। जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है तो 2 बार, मैं आप नीचे लिख रहा हूं। अब देखो इसमें इस रूल के हिसाब से रिपीट के हिसाब से कैसे लिखेंगे, पहले फिर सम करेंगे। तो रिपीट में ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपका क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी आ गया। इस डबल बॉन्ड सी से आप देखेंगे बच्चों तो इसमें 2 पार्ट हो गए। तो इसमें यहां पे देखो इस सी के कांटेक्ट, तो पहले तो ये सी लिख दीजिए, सी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके आगे के नेक्स्ट लेने। तो इस सी के बाद ऑक्सीजन को 2 टाइम्स मानना क्योंकि वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, 2 टाइम्स। और क्लोरीन ऑलरेडी सिंगल है और अब आप इनका सम लेंगे तो क्लोरीन आपका, तो अब इसका जो सम आएगा वो सम उसमें प्रायोरिटी में देखेंगे। इसी तरह से इसमें लेंगे तो जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है उसको 2 टाइम्स मान लो और एक ऑक्सीजन ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड से है तो इनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट का सम आएगा वो लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें सम क्या आएगा, 8 8 और क्लोरीन कितना होता है 17। इसमें सम क्या आएगा 8 8 और 8 कितना हुआ 24। ऊपर वाले में कितना हो जाएगा, यस जल्दी बोलो 33 33। ठीक है, तो 33, तो इन दोनों में से जब किसका सम ज्यादा आ रहा है 33 का, तो 33 वाला ग्रुप ज्यादा प्रायर हो जाएगा। किसका सम ज्यादा आ रहा है इसमें 33, तो 33 वाला आपका ज्यादा प्रायर हो जाएगा। दिख रहा बच्चों, एक बार यस करना इनबॉक्स में ऐश अगर ये आपको दिख रहा हो यहां तक। यस 30, कैन यू सी हियर, सम देख सकते हैं आप इसके अंदर, हेलो यस। ठीक है, तो इसमें देखो ओके ओके ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों, अब इसमें क्या होगा कि ये जो सी डबल बॉन्ड, तो इसमें प्रायोरिटी इसका सम कितना आया था, COCl का सम हमारा आया है 33। कितना आया है, तो इसका टोटल सम हमारा 33 आया है और इसका टोटल सम हमारा 24 आया है। तो कौन सा सम हायर है 33, इसीलिए COCl ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो हैव एलिमेंट मल्टी बॉन्ड्स, रिपीट दैट एलिमेंट इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो 2 बार रिपीट करना, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बार रिपीट करना और फिर टोटल लेनी है ना, और फिर जो हायर होगा तो इसीलिए कौन सा बना E या Z, जल्दी बताइए सोच के। यस बच्चों, तो ये अपोजिट हो गए एक दूसरे को, तो इसको क्या बोलेंगे अपन E, तो ये आपका E आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों इसके अंदर, बिल्कुल एकदम सही है, ई आंसर आएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका ई वाला पार्ट हो गया। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर EZ का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसका कंप्लीट डिस्कशन बच्चों EZ का। ठीक है, अब इसमें बहुत छोटे से रूल है सिन एंटी के लिए, वो भी अपन देख लेते हैं ताकि ये ज्योमेट्रिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अगला लिखो बच्चों, सिन एंटी, सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, वो दोनों में आ जाएगा, C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड दोनों में कॉमन ही होता है। यस, अब अपन इसमें सिन एंटी वाली बात करते हैं। ये तो पूरा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से इसको नोमेनक्लेट करेंगे, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों वो है कौन सा, सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, कौन से, तो सिन एंटी, जैसे सिस ट्रांस होता है EZ होता है, वैसे ही आपका सिन एंटी आइसोमर्स भी होते हैं। अब ये किस में अप्लाई होता है सिन एंटी, तो सिन एंटी के 2 एग्जांपल्स अपन कंसीडर करें। एक तो द बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन C डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है तो 1 वैलेंसी और आएगी, और इसी तरह से सेकंड जो कंडीशन होती है वो N डबल बॉन्ड डायाएजो ग्रुप जो अपन बोलते हैं ये वाला रहेगी। ठीक है, तो इन दो में जब C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N आता है तो हम हमेशा बच्चों उसके अंदर सिन एंटी, अब सिन एंटी किसके बेसिस पे होंगे तो वो देखिए। तो इसमें जैसे एग्जांपल अपन कंसीडर करें,
ठीक है, तो ये जो ग्रुप है आपका फर्स्ट, इसमें नंबर 1 दो पार्ट बना देंगे ए एंड बी। ठीक है, तो ए कैटेगरी लेते हैं सबसे पहले। ए कैटेगरी में कैसे डिसाइड करें, तो ए कैटेगरी जो है वो कौन सी है, सी डबल बॉन्ड एन के केस में आप सिन एंटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें जैसे स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया सी डबल बॉन्ड एन, और ये आपका कार्बन हो गया, कार्बन की दो, एक पे हाइड्रोजन लिख दीजिए, कोई भी ले सकते हैं, एक पे अच्छा नाइट्रोजन पे ध्यान रखना क्योंकि ये नॉक्स फैमिली, जैसे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली के पास लोन पेयर कितने होते हैं, बीएसएनएल हेल्पलाइन के इक्विवेलेंट। इसीलिए नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ऐसे स्ट्रेट नहीं आएगा, क्योंकि एक साइड में कौन रहेंगे, लोन पेयर रहेंगे, वो लोन पेयर जो होंगे वो दूसरे बॉन्ड को यहां नहीं आने देंगे, रिपेल कर देंगे। रिपेल करते ही वो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा उसके रिपल्सन की वजह से, तो लोन पेयर की वजह से ये साइड। अब आप देखो इसमें भी वैसा ई जेड जैसा ही है, बस एक बॉन्ड कम होता है, तो वहां लोन पेयर रिप्लेसिंग, तो इस पे आपको प्रायोरिटी रूल देखने की जरूरत नहीं दूसरा, लेकिन यहाँ सिर्फ वो ई जेड या सिप रूल लगेगा। तो यहाँ पे आपको जो सिप रूल लगाने, सीक्वेंस रूल लगाने हैं, वो आपको सिप सीक्वेंस रूल यहाँ पे लगेंगे। सिप सीक्वेंस रूल सिर्फ कार्बन पे अप्लाई होंगे, तो यहाँ पे आप ई जेड वाले रूल जो है वो यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। अब सपोज बच्चों यहाँ पे आपने CH3 लिख दिया और यहाँ पे आपने H लिख दिया, और नाइट्रोजन पे मोस्टली आपको OH मिलेगा। क्या मिलेगा, OH। इसका रीजन बताऊंगा अभी क्यों OH मिलेगा। ये OH, इसको क्या ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, आगे बात करेंगे अभी। तो ये आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यस, तो OH को तो फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब OH के बारे में, ये तो OH आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। तो इनमें से कार्बन, इसका यहाँ पे क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर, सबसे पहला रूल क्या, एटॉमिक नंबर देखेंगे 6, यहाँ पे कितना है 1, कौन है, पहला रूल लग गया, हायर प्रायोरिटी पे कौन आया, मिथाइल, तो ये आपका इस साइड में डायरेक्शन हो गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, जो नाइट्रोजन का फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रोजन का जो OH ग्रुप है, और उसका जो हायर प्रायोरिटी HP का मतलब हायर प्रायोरिटी, अगर हायर प्रायोरिटी नाइट्रोजन के OH की साइड में आती है, अगर हायर प्रायोरिटी नाइट्रो HH याद रह जाएगा, है ना, हायर प्रायोरिटी अगर नाइट्रोजन की साइड में आती है बच्चों, तो इसको एंटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंटी। इसकी याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, तो ये एंटी फॉर्म आगे जो भी इसका IUPAC नेम होगा, तो एंटी में याद रखते हो, हायर प्रायोरिटी और OH है तो हाई फाई आंटी, ठीक है, हाई फाई आंटी याद रह जाएगा। तो ये कि हायर प्रायोरिटी हमेशा OH, हायर प्रायोरिटी जो होगी वो OH की तरफ होनी चाहिए। अब इसी को अगर सिन बनाना होता, कौन सा, सिन, तो इसका सिन कैसे बनता, तो और ज्योमेट्रिकल में क्या रूल होता है कि 180 पे रिवॉल्व करा दो, कितने पे, 180 पे आप रिवॉल्व करा देंगे, तो 180 पे जब रिवॉल्व कराएंगे तो इसमें H जो होगा वो इधर आ जाएगा, CH3 आपका उधर चला जाएगा। तो ये हमने 180 पे रिवॉल्व करा दिया सिन एंटी को। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उस पे आपका OH ग्रुप, तो OH को फिक्स रखना, इसको रोटेट नहीं कराना, क्योंकि जिसपे सीक्वेंस रूल लग रहा है उसी को अपन रोटेट कराएंगे, और लॉन पेयर की वजह से आपका ये एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। ये लॉन पेयर आ गया, ओके। तो अब देखो वापस से प्रायोरिटी देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना 1, इसका कितना 6, तो ये हायर प्रायोरिटी इस साइड में आ गई। तो अगर HP का मतलब हायर प्रायोरिटी, तो हायर प्रायोरिटी के साइड में अगर OH उसका अपोजिट आया तो इसको क्या बोलेंगे, सिन। क्या बोलेंगे, सिन। अब एक जो चीज मैं आपसे बता रहा था कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो डबल बॉन्ड NOH है, ये कौन से एग्जाम्पल से आता है। इसमें क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन में एक रिएक्शन होती है, आप देखिएगा, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी, उस रिएक्शन में एक रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन, NH2OH। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, NH2OH, या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन। इसमें से जब H2O आउट हो जाता है, H2O आउट हो जाता है, तो इसमें आपका बनता है स्ट्रक्चर, तो एल्डिहाइड का तो बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N और OH, ये रिएक्शन। तो इसीलिए ये मोस्टली जो C डबल बॉन्ड N होता है, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन से बिलोंग करता है। कहां से, वो एरोमेटिक या एलिफेटिक साइक्लिक कोई भी। तो ये जो याद रखिएगा, ये IUPAC के अंदर नहीं आता, सिंपल है। तो डबल बॉन्ड NOH, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा डबल बॉन्ड NOH। और ये जो डबल बॉन्ड NOH होता है बच्चों,
ये ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। कौन सा? पक्का याद कर लीजिएगा, 100% आता है ऑक्सिन फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड, तो आप ध्यान से देखो, इसमें देखो डबल बॉन्ड NOH, तो ये ऑक्सिन फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। और ऑक्सिन फंक्शनल ग्रुप हमेशा एल्डिहाइड कीटोन से मिलते हैं। इसी तरह से, इसीलिए ये वाली मोस्टली आपको जो कैटेगरी मिलेगी वो एल्डिहाइड कीटोन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अपन ने यही एग्जांपल लिया। देखो जैसे H यहाँ लिख दे अपन, तो देखो C हो गया, तो ये वाला C आ गया। फिर देखो CH3H, तो ये आ गया CH3H। डाउन में डबल बॉन्ड NOH, तो ये आप देखिए डबल बॉन्ड NOH, है ना, NOH। इसका मतलब इसमें मैं कीटोन भी ले सकता हूं, लेकिन कीटोन के केस में ये ध्यान रखना बच्चों, दोनों R सेम नहीं होने चाहिए। दोनों R, क्योंकि सेम होगा तो फिर पैरिटी रूल कैसे लगाओगे, या तो फिर वो आइसोटोप्स हो। इसीलिए एक अगर आपने CH3 लिया तो कीटोन के केस में दूसरा आपको C2H5 ले लीजिए। कौन सा ले लीजिए, ताकि प्रायोरिटी ऑर्डर वापस रूल नंबर 3 लग जाएगा, सम ऑफ एटॉमिक नंबर लग जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्टली आपको जिस कंपाउंड, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलेंगे उनको एल्डिहाइड या क्या बोलेंगे, कीटोन्स बोलेंगे। तो इन एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन जब अपन NH2OH से कराते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन, और हाइड्रोक्साइल अमाइन से जो आगे एल्डिहाइड कीटोन में कहीं आपने देखा, वीडियो में देख लीजिएगा, ऑक्साइन फॉर्म, तो इस ग्रुप को ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉन्ड NOH। ऑक्सिन फंक्शनल ग्रुप को अपन कहते हैं डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, डबल बॉन्ड NOH आएगा। तो इस तरह से C डबल बॉन्ड N, तो जब भी आता, तो जैसे ही आप यहाँ पे OH प्लेस करेंगे तो उस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलोगे, ऑक्सिन। और ऑक्सिन किससे आता है, या तो एल्डिहाइड या इसकी जगह अनसिमेट्रिकल कीटोन। कैसा? अनसिमेट्रिकल कीटोन का मतलब होगा कि दोनों R आपके कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। फिर आप इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोक्साइल अमाइन से कराएंगे तो इसमें CH2O निकल जाएगा और ये C डबल बॉन्ड C2 C डबल बॉन्ड N हो जाएगा, तो ये ऑक्सिन फॉर्म बन जाएगी। तो अगर आपको सिन एंटी आइसोमर कीटोन में पॉसिबल करने हैं तो दोनों R कैसे होने चाहिए, डिफरेंट, इसीलिए अनसिमेट्रिकल पार्ट होगा तो कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन में मोस्टली ये आपके सिन एंटी C डबल बॉन्ड है। एक अपने पास में इसी का B पार्ट, कौन सा, डायाजो ग्रुप। मोस्टली डायाजो ग्रुप आप डायजोनियम सॉल्ट में देखेंगे, उसमें इसमें कोई रूल की, क्योंकि 1-1 ही है तो एक ही रूल में हो जाएगा। यस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके, और इनबॉक्स में यस कर दीजिए अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स B। ज्योमेट्रिकल में सिन एंटी को B वाले कंपोनेंट में कैसे डिसाइड करेंगे वो देखिए, इसमें क्या फीचर्स होंगे। यस बच्चों, तो अब अपन इसमें लेते हैं, तो B पार्ट, यस ओके वेरी गुड, B पार्ट लीजिए। यस, तो अपन इसमें B पार्ट की बात करेंगे अब बच्चों, जिसमें N डबल बॉन्ड N अगर आ जाता है तो उस केस में सिन एंटी कैसे, ध्यान रखना इसमें सिस ट्रांस अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इनकी अपनी कंडीशंस है, तो ये आपकी सिन एंटी बन जाएगी, है ना। तो अब अपन B पार्ट का एग्जांपल इसमें ले रहे हैं, सिन एंटी आइसोमेरिस में। लेट अस कंसीडर B पार्ट। यस, तो अब अपन बच्चों इसमें B पार्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो B में हमको क्या करना है, N डबल बॉन्ड है, N डबल बॉन्ड NPI, यूपीएससी में नहीं है लेकिन कॉमन में जैसे ऑक्सियम फंक्शनल ग्रुप होता है वैसे इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते डाया और एजो, डाया एजो ग्रुप। डाया एजो ग्रुप का मतलब, डाया मतलब 2 और एजो मतलब नाइट्रोजन। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में एज वर्ड जो है वो नाइट्रोजन के लिए होता है, जैसे डाया एजोनियम सॉल्ट, बेंजीन पे N2Cl, तो ये डाया एजो ग्रुप कहलाएगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, डाया एजो ग्रुप्स। ठीक है, ये डायजो ग्रुप की स्टेबिलिटी सिर्फ एरोमेटिक में ही होती है, जैसे अपन ने पढ़ा है डायजोनियम सॉल्ट, क्या पढ़ा है, डायजोनियम सॉल्ट। लेकिन इसमें अपन दोनों साइड में क्या करेंगे, फिनाइल ग्रुप लगा देंगे, PH एंड PH दोनों साइड में ना फिनाइल, क्योंकि ये एरोमेटिक के अलावा किसी में स्टेबल नहीं होता, इसीलिए इसमें अपन को एरो, जैसे डायजोनियम सॉल्ट 0 to 5 डिग्री पे स्टेबिलिटी होती है वैसे इसका भी, तो इसमें आएगा बच्चों N डबल बॉन्ड N, ये आपका N डबल बॉन्ड N हो गया। अब इसमें आपको पता ही है, नाइट्रोजन का भी बताया था मैंने, नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर होगा और लॉन पेयर जो होता है वो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग रिपल्शन शो करेगा। ठीक है, ये रिपल्शन, मान लीजिए एक डायरेक्शन में आगे, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो एक बॉन्ड फ्री रहा अब इसका, और वहां पे क्या अप्लाई कर दोगे, बेंजीन, क्या अप्लाई कर देंगे, तो बेंजीन को फिनाइल लिख सकते हैं या इसको क्या लिख सकते हैं, C6H5।
दोनों साइड में बेंजीन ही लेना, क्योंकि जो डायज़ो ग्रुप होता है वो सिर्फ एरोमेटिक के केस में ही स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि प्रायोरिटी रूल लगेगा ही नहीं, ठीक है, नो सीक्वेंस रूल। क्यों? क्योंकि इसमें आपको और कोई है ही नहीं। तो जो अगर आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अगर एक ही साइड में आ गया, ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा हो गया, इफ बोथ फिनाइल ग्रुप्स आर इन सेम साइड देन इट्स कॉल्ड सेम। कैसा कहलाएगा? यहां प्रायोरिटी रूल नहीं लगेंगे, क्योंकि यहां प्रायोरिटी किससे कंपेयर करोगे? प्रायोरिटी के लिए उसी एलिमेंट पे दो डिफरेंट ग्रुप हो तो कंपेयर होता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं डू नॉट अप्लाई एनी सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल नहीं होगा, बस उसमें फिनाइल ग्रुप अगर एक साइड में आ गया तो वो सिन हो जाएगा। और इसी के अंदर अगर मान लो एंटी करना है इसको, तो इसी डायज़ोनियम ग्रुप पे दोनों फिनाइल ग्रुप को एक दूसरे के अपोजिट कर दीजिए। एक को तो फिक्स रख दीजिए, जैसे मान लो बॉटम वाला आपने इधर ही रखा और उसमें जो लॉन पेयर लिया वो इस साइड में आ गया ऐसे। ठीक है, तो ऐसे केस में जब करेंगे तो ये आपका यहाँ पे तो आ जाएगा C6H5 और ये आपका आ गया C6H5। अब देखो ये एक दूसरे से अपोजिट आ गए और अपोजिट आते ही इसको कौन सा बोल देंगे? एंटी। तो ये बच्चों इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? एंटी वाला आ जाएगा। तो सिन एन एंटी आइसो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये एन डबल बॉन्ड एन के लिए होता है जो डायज़ोनियम सॉल्ट। मोस्टली इसका एग्जांपल क्या? डाइज जो बनती है डायज़ोनियम से, तो डायज़ोनियम ग्रुप में मिलेगा। जैसे ये ऑक्साइन ग्रुप होता है, कौन सा? यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड NOH फिक्स रहेगा। तो ए वाली कंडीशन है वो तो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप से मिलती है, हमेशा एल्डिहाइड कीटोन से आएगी। और ये वाला हमेशा आपका डायज़ोनियम सॉल्ट से सिंथेसाइज्ड होगा, तो डायज़ो ग्रुप्स होगा। ठीक है, डायज़ो ग्रुप लिख दीजिए क्योंकि वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो डायज़ो ग्रुप में मिलेगा तो ऑक्सीजन ग्रुप एंड डायज़ो ग्रुप सोस सिन एन एंटी। यानी कि सिन एन एंटी को कब अप्लाई करना है? जब उसमें या तो ऑक्सिम आया। ऑक्सिम क्या होता है? डबल बॉन्ड NOH। ऑक्सिम क्या होगा? कार्बन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो ये ऑक्साइन मतलब डबल बॉन्ड NOH, डायज़ो मतलब N डबल बॉन्ड N। ठीक है, N डबल बॉन्ड N इज डायज़ो और डबल बॉन्ड NOH आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सिन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इनमें आपका सिन एंटी लगेगा। तो ये बच्चों यहां तक जो है आपका कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गया कंप्लीटली, जिसमें हमने जो डिस्कस किया। अगर आप यहां रिकैप करके देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें ज्योमेट्रीज डिफरेंट बनती। ज्योमेट्री डिफरेंट का मतलब प्लेन डिफरेंट हो गए, सेम प्लेन, अपोजिट प्लेन। अगर साइक्लिक है तो अबव प्लेन, बिलो प्लेन, ये सारा। तो आपने करीब 2 वीडियो इसके ऊपर बनाए बच्चों, तो उन पहले वाले वीडियो को प्रीवियस कर, इन दोनों को साथ में देखेंगे तो आपका पूरा एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा ज्योमेट्रिकल। तो एक तो अपने सिस ट्रांस के बारे में बताया था, जहां पे एक एटलीस्ट दोनों कार्बन के एटलीस्ट 1 एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेम होना चाहिए था। दूसरी हम जो इसमें बताया था बच्चों वो आपका था कौन सा? सिस ट्रांस के बाद में EZ में जो रूल अप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं सीक्वेंस रूल। क्या नाम देंगे? सीक्वेंस रूल। और ये सीक्वेंस रूल किसने दिए? सिप सिस्टम ने। सिप ने दी। सिप कौन? कॉन इंगोल्ड प्रेलॉग रूल। इनको बोलते हैं सीक्वेंस रूल, जिसमें सीक्वेंस याद हो गया आपको। पहले किस सीक्वेंस, बोले इसी सीक्वेंस में रूल फॉलो करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे? नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो सेम देख ले, अगर वो एटॉमिक नंबर सेम हो तो फिर आइसोटोप मास देखेंगे। आइसोटोप मास सेम हो गया तो फिर अपन कहां जाएंगे? जो नेक्स्ट अटैच्ड का सम ऑफ एटॉमिक नंबर लेंगे, अगर वो सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है तो। मल्टी, फिर फोर्थ रूल होता है मल्टी बॉन्ड वाला। कौन सा? मल्टी बॉन्ड में हमेशा उसको कितने टाइम, जितने टाइम वो अटैच्ड है एलिमेंट, उसको पहले रिपीट कर दीजिए और फिर सम ऑफ एटॉमिक नंबर उसी तरह से लेना जैसे रूल नंबर 3 में लेते हैं, बट उसमें पहले आप रिपीट करेंगे फिर उसका सम लेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में अपन ने कहा सिन एंड EZ में अपोजिट हो जाएंगे, E में अपोजिट हो जाएंगे प्रायोरिटी, और Z में सेम प्रायोरिटी पे आ जाएगी। उसमें एक ही सिस ट्रांस में तो क्या है, अलग अलग एडजेसेंट कार्बन के जो डबल बॉन्ड उनको कंपेयर करते हैं, जबकि EZ में एक ही कार्बन की दोनों प्रायोरिटी को अपन क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो सिस ट्रांस और EZ में यही फर्क है। उसमें 2 अपोजिट कार्बन के प्लेन देखते हैं और EZ में सेम कार्बन की प्रायोरिटी देख के फिर उसमें EZ डेजिग्नेट करते हैं। और एक होता है सिन एंड। सिन एंटी में या तो ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड कीटोन से बिलोंग करेगा, या N डबल बॉन्ड N जो डायज़ोनियम ग्रुप से बिलोंग करेगा। ये सब मिलके आपका कंप्लीट
कंप्लीट सिन एनटी तक। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो ये आपका ओवरऑल अप टू बियॉन्ड एनसीईआरटी और कॉलेज स्टैंडर्ड का भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं बच्चों। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, पूरा वापस से रिवाइज कर ली, इसके बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं होगा आपका। फिर नेक्स्ट में अपन इससे भी शानदार टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।